बता लो ज्वाइन नहीं किया है। आवाज आ रहा है पीछे, है ना? हाँ, लगा लो लगा लो। ठीक है, आवाज आ रहा है। फोकस हुआ नहीं अभी तक, कर दो। एक जो है ये ना क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस सेकंड सेट ये करवाना था, उसका एक स्क्रीनशॉट जो है सो लिए हुए। इसको जरा खोलो तो उस पर व्हाट्सएप पे गया होगा। ये रहा ये रहा वही है। बड़ा खोलो इसको, जूम कर देते हैं। ये हट कैसे गई? हाँ, चलो आज ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, देखते हैं कितना लोगों को समझ में आया है कि नहीं ये सब चीज। हाँ हाँ, और जूम कर दे रहे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में भी आपको मालूम है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है सो अच्छा खासा दिया रहता है। ठीक है, चलो बताओ तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Choose the right answer from the four alternatives given below. What causes rainfall on the coastal areas of Tamil Nadu in the beginning of winters? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है ना? चलो बहुत अच्छा। ये साउथ वेस्ट होगा, किसी को लग रहा है साउथ वेस्ट? हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून को हम लोग क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इसका डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट। What is the proportion of area of India which receives annual rainfall less than 75 सेंटीमीटर? पूछ रहा है कि भारत में जो है 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जो एरिया है वो कितना परसेंटेज प्रोपोर्शन है? हाफ है, 2/3 है, 1/3 है, 3/4 है, क्या होगा? 3/4, 1/3 है, 1/3 होगा, 1/3 होगा। 1/3 है, ठीक है। ये दिख रहा है कि और जूम कर दे इसको? दिख रहा है ना? एक मिनट, एक वो उस पे कंप्यूटर पे ठीक से नहीं दिख रहा है। Which one of the following is not a fact regarding South India? ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है साउथ इंडिया के बारे में। पहला है डाययूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस हेयर, दूसरा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस हेयर, तीसरा है टेम्परेचर हेयर आर हाई थ्रू आउट द ईयर, चौथा है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड हेयर। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड हेयर इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना? एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस कहां पे पाया जाता है? जहां पे डेजर्ट रहता है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड इन द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। इंटीरियर्स, अरे यार, इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट बोल रहे थे, इक्वेटोरियल रीजन बोल रहे हो। दिल्ली में कितना रहता है टेम्परेचर? गर्मी में 50, ठंडे में 2-3,
इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, कोस्टल रीजन्स में बेसिकली मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी है सो रहेगा, है ना। कोस्टल रीजन्स में क्या होगा, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी इज प्रेजेंट इन द कोस्टल रीजन, इन कोस्टल रीजन। इस वजह से वहां का जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, है ना। इस वजह से देखो इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे जो है सो एक तरफ अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, तो कोस्टल रीजन होने की वजह से ये सभी पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेगा वहां पे कि डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है सो कम रहेगा, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी कम रहेगा। लेकिन चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में आता है तो थ्रू आउट द ईयर है सो सब्सटेंशियली हायर टेम्परेचर साउथ इंडिया में रहता है, ठीक है। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following phenomena happens when the sun shines vertically over the tropic of Capricorn in the southern hemisphere, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी है। ऑप्शन ए, हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर्स। ऑप्शन बी है, लो प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर। नो चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर अकर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। लू ब्लोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। बताओ क्या होगा। 4 का ए है ना, हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर्स, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? देखो सवाल में क्या कह दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, है ना। अगर अर्थ यहाँ है, सन जो है सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है ना, मकर रेखा पे है, और इंडिया है सो यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, विंटर का मंथ हो जाएगा। विंटर में क्या होता है, आपको हम लोग जब मानसून के बारे में पढ़ रहे थे तो लो टेम्परेचर हो जाता है इंडिया के मेन लैंड के ऊपर में, खास करके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, ठंडा होगा, वहां पे हमेशा हाई प्रेशर का है सो फॉर्मेशन होगा। इस वजह से ए इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब क्या होगा, लो प्रेशर डेवलप्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स। तो ये हो जाएगा व्हेन द सन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के ऊपर, है ना। जून में, जून के अराउंड जो है लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। नो चेंजेस इन टेम्परेचर पे तो खैर स्टेटमेंट ही गलत है ना। एंड लू ब्लोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। लू कब ब्लो करता है, ड्यूरिंग मई, है ना, गर्मी के समय। बेसिकली मानसून आने से पहले का जो हीट वेव्स जो बेसिकली होता है नॉर्थ इंडिया में, उसको है सो लू बोलते हैं, है ना। समर में होता है, ठीक है। और क्वेश्चन, चलो ये कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये तो बताए हुए, बताओ। आईटीसीजेड के बारे में पूछ रहा है, कैसे डिफाइन करोगे। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज आईटीसीजेड एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, तो कैसे स्टार्ट लोगे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स में, क्या करोगे। इमेजिनरी लाइन, मतलब कैसे, वही तो पूछ रहा है, कैसे लिखोगे, कैसे कैसे लिखोगे बताओ। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस लिखने का घर पे किया करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है कि नॉलेज रहेगा, आता हुआ रहेगा, एक्सप्रेस करना जो है सो डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम। तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट मीडियम टू स्टार्ट विथ। उसके जो पीछे में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 30 वर्ड्स का है, तो ठीक है 30 में नहीं लिखना है इसको, 100 वर्ड में लिखो, बट एटलीस्ट इसको लिखना स्टार्ट करो, है ना। तो ही जाकर के धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है तुम्हारा अपने एक्सप्रेशन के ऊपर जो है सो, है ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा। देखो हाँ, श्री ने लिखा है आईटीसीजे डिफाइन एज ए जोन वेयर बोथ स्टेट विंड्स कन्वर्ज। देखो अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आया कि व्हाट इज द आईटीसीजे दैट डिस्कस इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन मॉनसून, या कुछ भी ऐसा सवाल आता है, तो एक डेफिनेशन ऐसे लिखो कि आईटीसीजेड इज ए लो प्रेशर बेल्ट व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर्स, ठीक है। ITCZ is generally located near the equator. However, due to the apparent shifting of the sun, the ITCZ moves in the northern hemisphere as well as in the southern hemisphere. If we talk about the Indian monsoon, then ITCZ plays a very significant role during the months of summer. During the months of June, ITCZ
passes from the mainland India, है ना? Therefore, a low pressure belt is created on the mainland India, which definitely attracts the southwestern monsoon winds from the ocean regions. तो ऐसे करके कुछ इंट्रोड्यूस करके और एक अगर यहाँ पे मैप बना सको, मैप बना दो. बाकी जो भी पॉइंट्स हैं या तो पॉइंट वाइज लिखो, नहीं तो पैराग्राफ में 2-3 लाइन करके पैराग्राफ बना के लिख दो. समझ में गया, है ना? तो ऐसे करके क्वेश्चंस को लिखने का प्रैक्टिस जरूर करो, तभी मेंस के एग्जाम में जो है मतलब लिख पाओगे. ठीक है. What is meant by the bursting of monsoon and name the place of India which gets the highest rainfall. यानी कि मानसून का जो बर्स्ट है ना, प्रस्फोट, मानसून का प्रस्फोट जो है सो क्या होता है और इंडिया के कौन से प्लेस पे सबसे ज्यादा है सो रेनफॉल होता है, बताओ. मौसिनराम तो ठीक है मेघालय में, लेकिन व्हाट इज मेंट बाय द बर्स्टिंग ऑफ मानसून? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम बोल रहे हो क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हो. वो बर्स्टिंग ऑफ मानसून बताए तो थे. ट्रॉपिकली स्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में जब बता रहे थे तो याद है कि उसके वजह से बताए थे कि जो ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो जो है मैस्कर्निस के ऊपर है सो हाई प्रेशर और क्रिएट कर देता है. इसके वजह से सडन साउथ वेस्ट मानसून जो है सो इंडिया में पहुंचता है और बहुत ज्यादा बारिश होती है ना. सो बेसिकली दिस इज द बर्स्ट ऑफ द मानसून. तो बर्स्टिंग ऑफ मानसून को आप ये लिख सकते हो, इट इज अ सडन ऑनसेट ऑफ द मानसून, है ना. इट इज अ सडन ऑनसेट ऑफ द मानसून with thunder and lightning and intense rainfall. It is the main factor which is responsible for the bursting of monsoon is the formation of tropical easterly jet stream. ठीक है, which is formed by the heating of the Tibetan plateau. याद आ गया वो सब क्लास? वो हो जाएगा. ये तो एक अलग से हम पीपीटी में बर्स्टिंग ऑफ मानसून का जो है सो वो भी कंटेंट भी आपको दिए थे. ग्रुप में जो है कल पीडीएफ शेयर हुआ था, तो उसको क्यों नहीं पढ़ लेते हो? उसको नोट्स बना लिया करो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ साइक्लोन्स कॉज रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर, वेयर डू दे ओरिजिनेट? ये तो बहुत बार बताए. तो विच टाइप ऑफ साइक्लोन पूछा गया है, किस तरह का साइक्लोन है? हाँ, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, उसी को वेव साइक्लोन भी बोलते हैं. ठीक है. तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बेसिकली बात किया जा रहा है ड्यूरिंग विंटर्स. तो आपको याद रखना है कि जो साइक्लोनिक जो रेनफॉल बेसिकली होता है दैट इज बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन, है ना. टेम्परेट साइक्लोन होता है. ठीक है. और इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? नियर मेडिटेरियन सी. दिस साइक्लोन ओरिजिनेट्स नियर मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, भूमध्य सागर के पास में है, सो इसका ओरिजिन होता है. ठीक है. और जो है हाँ, इसका जो डायरेक्शन होगा टेम्परेट साइक्लोन का वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा. वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा. ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा. और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑल्सो. ठीक है. देखो इसको मैप पे समझा देते हैं. ये सब कुछ फीचर है इसका. इंडिया दिख रहा है बीच में, ये वो भी बताना पड़ेगा कहाँ पे है. बता देते तो अच्छा रहता. नहीं, ये देखो इंडिया ये रहा, है ना. इधर ऑस्ट्रेलिया रहा. ठीक है ना. ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है. अच्छा, ओके. हाँ, हालांकि ये मैप थोड़ा और ऊपर रहता तो और क्लियर हो जाता, लेकिन ठीक है. अरे ये कटा हुआ है ना इसका पार्ट. देखो ये हमारा मेडिटेरियन सी हो गया यहाँ पे. ठीक है, ये जो है सो मेडिटेरियन सी हो गया, है ना. मेडिटेरियन सी हो गया. इंडिया जो है सो यहाँ पे हो गया. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स,
ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, है ना, विंटर मंथ्स, ठीक है। विंटर मंथ्स में क्या होता है कि आप एक बात बताओ, दिस इज द इक्वेटर हेयर, दिस इज द इक्वेटर, तो सन जो है सो किधर है, नीचे है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में जो है सो सन, वर्टिकल सनरेज यहाँ पे होगा, प्रेजेंट होगा, तो पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट है सो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा कि नहीं, है ना, यानी कि जो आईटीसीजेड जो इक्वेटर के पास में इन जनरली होता है वो भी नीचे हो जाएगा, उसके ऊपर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, है ना, ऊपर से जो पोलर विंड्स जो होते हैं, कोल्ड एयर मास है वो भी नीचे आ जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया था, जब टेम्परेट साइक्लोन्स का जब ओरिजिन हम बता रहे थे आपको, टेम्परेट साइक्लोन, है ना, टेम्परेट साइक्लोन्स, तो टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, तो जब टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास कन्वर्ज करे तब, है ना, व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस कन्वर्ज, तो उसकी वजह से फ्रॉन्ट्स का फॉर्मेशन होता है, वातावरण जिसको कहते हैं, और फिर फ्रॉन्टोजेनेसिस के बाद अगर वो और इंटेंस हो गया तो साइक्लोनिक एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, बेसिक आपको ये समझना है कि टेम्परेट साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस मीट, टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस, कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस का मतलब क्या होता है कि एक जो है सो वार्म हो, दूसरा है सो कोल्ड हो, एक जो है सो ड्राई हो, दूसरे में है सो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो, तो ऐसे एयर मास को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास में, है ना, यानी कि विपरीत जिसका है सो आवृत्ति हो, है ना, अपोजिट जो है फीचर्स जिसका हो, तो उसके वजह से क्या होगा कि टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ड्यूरिंग विंटर मंथ्स आपको मेडिटेरियन रीजन में यहाँ पे कई ऐसे टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो जोन होगा इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स। जब हम लोग मेडिटेरियन क्लाइमेट पढ़ रहे थे तब भी आपको बताए थे कि विंटर्स में है यहाँ पे वेस्टर्लीज के अंदर में आ जाता है ना, मेडिटेरियन क्लाइमेट के समय। तो ये जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, अब ये जो विंड्स का डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, उसको साइक्लोन को आगे की ओर धक्का देगा, है ना, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आगे बढ़ो, है ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। और ये क्या होता है, आपको मालूम है कि इसके ऊपर में अपर एयर जो है सर्कुलेशन में एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी है, सो फ्लो करते रहता है, तो वो जेट स्ट्रीम और ये ग्राउंड पे वेस्टर्ली विंड्स दोनों इस साइक्लोन को आगे की ओर है सो शिफ्ट करवाता है, ठीक है। इसके साथ क्या होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो रास्ते में ब्लैक सी जो है वो आ जाएगा, है ना, कैस्पियन सी है सो वो आ जाएगा, वहां से भी एरल सी तो खैर ड्राई हो चुका है, उसको छोड़ो, तो बाकी जो सी है वहां से भी मॉइस्चर ये गेन करेगा, है ना, मॉइस्चर है सो गेन करेगा, और इंडिया के मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है ऊपर में यहाँ पे जब रीच करेगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है सो बारिश करवाएगा, जैसे कि हिमालयन रीजन्स में जाएगा, तो जैसे आप देखते होगे ना, हमेशा जब भी ठंडा जो है मतलब विंटर्स में जो है न्यूज, है ना, न्यूज आते रहेगा कि आज कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई बेसिकली, तो वो सभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से ही होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय तो मानसून तो है नहीं कि वहां पे जाकर के है सो मॉइस्चर रेनफॉल करवाएगा, वो सभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, हाँ, ड्यूरिंग विंटर्स जो है, ठीक है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक टेम्परेट साइक्लोन है, उसी के वजह से है सो बारिश होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ इसको कहते हैं हिंदी में, है ना, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। तो अब देखो ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि इंडिया में है सो विंटर रेंज करवाएगा, ठीक है, विंटर रेंज करवाएगा, दैट मीन्स कि विंटर में हमारे यहाँ कौन सा क्रॉप है सो हार्वेस्ट किया जाता है, रबी क्रॉप्स, ठीक है, जैसे कि गेहूं हो गया, है ना, ये ग्राम्स हो गया, चना ये सब हो गया, तो रबी क्रॉप्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है ना, उसको है सो इरिगेशन के लिए मॉइस्चर ये सब कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। दूसरा, हमारा जो हिमालयन जो रीजन है, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, है ना, हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं उसको भी तो स्नो चाहिए, क्योंकि गर्मी में तो पिघलेगा वो, है ना, तो ड्यूरिंग विंटर्स द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रिप्लेनिशेस द हिमालयन ग्लेशियर्स आल्सो, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा कि राउंड द ईयर हमारे पास जो है हिमालय की जो नदी है उसमें है सो पानी मौजूद रहेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स जब पिघलता है वही तो पानी हमारे हिमालय रिवर्स में आता है ना, तो हिमालय का जो बर्फ है उसको कौन है सो उसका कौन करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है सो करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में है सो पूछा जाएगा ये, ठीक। ठीक है, तो वही हो गया, विच टाइप ऑफ साइक्लोन्स कॉज रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग विंटर एंड वेयर डू दे ओरिजिनेट, तो क्या होगा इसका, टेम्परेट साइक्लोन एंड इट ओरिजिनेट्स नियर द
मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। तो अगर कभी एग्जाम में सवाल पूछे कि वाटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो आप लिख पाओगे, इसका आंसर कर पाओगे, है ना, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर द टेम्परेट साइक्लोन्स व्हिच ओरिजिनेट इन द मेडिटेरियन सी ड्यूरिंग द विंटर्स and under the influence of westerlies and south westerly subtropical jet stream, it moves from west to east and hits the northwestern part of India during the winters, causing rainfall, snowfall in the Himalayan regions. ठीक है, उसके बाद फिर लिख दो कि it is essential for या फिर beneficial for rabi crops, irrigation, replenishes the Himalayan glaciers, है ना, जिसके वजह से जो रिवर्स हैं वो पेरेनियल रिवर्स हो जाते हैं राउंड देयर, उसमें है सो पानी रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 125 वर्ड्स। Notwithstanding the broad climatic unity, the climate of India has many regional variations. Elaborate this statement giving suitable examples. अब ये सवाल क्या है बेसिकली, कि सवाल को समझो क्या है, Notwithstanding the broad climatic unity, अगर आप पूरे भारत के क्लाइमेट को अगर एक साथ अगर आप मेजर करते हो तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है इट इज ए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन क्या पूरे भारत में है सो एक समान क्लाइमेट जलवायु है क्या, नहीं है। तो वही सवाल आपसे पूछा गया है ना, कि कहने के लिए तो भारत का है सो एक ब्रॉड क्लाइमेटिक यूनिटी है, लेकिन देयर आर रीजनल वेरिएशंस। इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, है ना। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे रीजनल वेरिएशंस जो है आपके इंडिया में है सो, है ना, क्लाइमेट वेरिएशंस है। तो सबसे पहले तो आप जो है एक मैप, जैसे कभी भी ज्योग्राफी का सवाल आए तो उसको मैप से जरूर है सो आप, है ना, समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। मैप से क्या होगा, जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा सा, उसको तो पता ही है ना, लेकिन आप अच्छे से समझा पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक मेजर क्लाइमेटिक डिविजन्स को तो एक बीच में ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक, और यहाँ पे लिख दो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, और ऊपर में लिख दो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद इधर एक छोटा सा ऐसे घेर दो, लिख दो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ये लिख दो। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे घेर दो, इसको लिख दो एवरग्रीन क्लाइमेट, हम कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे, बस मैप बना करके, है ना, ऐसे ऐसे लिख दे रहे हैं। तो जब एग्जामिनर पढ़ेगा उसका है सो दिमाग का बत्ती जल जाएगा कि नहीं, बच्चे को आता है ना, वो आपका कंटेंट को उतना डिटेल में नहीं भी पढ़ेगा तब भी आपको मार्क्स दे देगा, है ना। तो ऐसे करके एवरग्रीन क्लाइमेट, फिर यहाँ पे लिख दो, है ना, ड्राई डेसिडुअस क्लाइमेट, ठीक है। प्लस हिली रीजन में आ जाओ इधर, है ना, इधर लिख दो माउंटेनियस, है ना, या फिर इसको, हालांकि माउंटेन पे आप देखो तो नीचे से ऊपर तक है सो क्लाइमेटिक वेरिएशंस होता है ना, लेकिन इन जनरल लिख दो कि माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना, ऐसे करके। तो कुछ इस तरीके से जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार वाले रीजन में, है ना, प्लेन्स में क्या होगा, वेट डेसिडुअस क्लाइमेट, ठीक है। फिर ये जो रीजन है यहाँ पे फिर से लिख दो एवरग्रीन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ऐसे करके, है ना। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन आप कर सकते हो, एग्जामिनर जो है सो खुश भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे इसका एक्सप्लेनेशन करना होगा, ये तो मैप तुमने बना दिया, बाकी लिखना होगा। तो लिखो कि although the Indian climate has been defined as the monsoon type of climate, but due to the vast landscape of Indian subcontinent, there are regional variations of the climate, है ना, and the factors which influence these variations are, सबसे पहले लिखो कोस्टल रीजन्स, है ना, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी, लैटिट्यूड, है ना, ऐसे करके जो हम लोग क्लाइमेट्स के जो फैक्टर्स जो हमने पढ़ा था कि किस पे है सो डिपेंड करता है। उसके बाद फिर लिख दो कि if we talk about the southern peninsula,
then the western coast receives maximum rainfall, है ना, so it has developed the evergreen type of climate. फिर उसका लिखो next to it lies the rain shadow area where rainfall is very scanty, therefore dry deciduous climate prevails there, है ना. फिर उसके बाद इधर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के आ जाओ, है ना, कि ड्यू टू द Himalayan regions and the hills, the rainfall is maximum here, so the vegetation is evergreen and the climate is also evergreen type, है ना. ऐसे करके है, सो एक्सप्लेन कर दो एग्जाम, मतलब पूरे सारे हर एक को. फिर डेजर्ट्स वाले में भी लिख दो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चूंकि यहाँ पे अरावलीज का कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन है कि मॉनसून विंड्स वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, सो देयरफॉर दीज रीजन्स रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, लेस देन 25 सेंटीमीटर. इस वजह से यहाँ पे सो डेजर्ट क्लाइमेट का फॉर्मेशन हो गया है ना. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ना. इसको इतना हल्के में नहीं लेना है, बाकी सवाल सब हल्का है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इसको लिखने के लिए आपको जो है कंटेंट भी होना चाहिए और कैसे प्रेजेंट करना है वो भी ऐसे आपको आना चाहिए. ठीक है, ये हो गया. How many distinct seasons are found in India as per the Indian Meteorological Department? Discuss the weather conditions associated with any one season in detail. Basically वही जो 4 सीजन जो आपके पास जो दिया गया है ना, कौन सा सीजन है? विंटर सीजन है, समर सीजन है, मॉनसून सीजन है और रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन है. ठीक है, तो इन चारों का जो है सो फीचर बता दो, है ना, कि विंटर सीजन में क्या होगा. तो सन से स्टार्ट करो हमेशा, है ना, कि सन विल बी इन द साउदर्न हेमिस्फीयर शाइनिंग वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, therefore leading to the low temperatures in the Indian subcontinent. Due to the low temperatures air will be colder, causing high pressure, है ना, ऐसे करके. फिर जेट स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दो कि ड्यूरिंग विंटर मंथ्स जेट स्ट्रीम्स जो है सो साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है, हिमालय से साउथ में प्रेजेंट हो जाता है ना. फिर उसका समर मंथ्स में विंटर के बाद जो है विंटर के बाद फिर समर मंथ्स आ जाएगा, तो लिखो कि फिर सन स्टार्ट्स इट्स जर्नी टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो देयरफॉर द लैंड starts to getting heated up, and therefore the high pressure zone is now getting slowly converted into a low pressure belt, है ना, ऐसे करके. फिर ITCZ का जिक्र कर दो कि now ITCZ is over the Indian subcontinent. तो ये पूरा का पूरा जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हुए थे. इसका जो एनसीईआरटी का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़ना. क्लाइमेट का बहुत मतलब जो भी चीज हम लोग डिस्कस किए हैं उसको कंसाइज करके जो है सो एनसीईआरटी अच्छे से लिखा हुआ है ना, उसको बार बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा. On the outline map of India, show the following areas of winter rainfall. कहाँ पे रेनफॉल होता है विंटर में? तो देखो, जब भी विंटर रेनफॉल की बात करें इंडिया में तो आपको दो चीज याद रखना है. विंटर रेनफॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में इस पे सवाल भी पूछता है, मेंस में पूछता है. अगर भारत में विंटर रेनफॉल की बात की जाए तो दो ऐसा रीजन है जहां पे विंटर रेनफॉल है सो आपको देखने को मिलेगा. एक होगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ठीक है, हालांकि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया लिखा जाता है बट वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, लेकिन ये बिहार तक इसका है सो इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है. बिहार में भी जो ठंडे में जो बारिश होता है बेसिकली जनवरी फरवरी मार्च इस समय, वो भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही होता है. ठीक है, दूसरा तमिलनाडु कोस्ट. तमिलनाडु कोस्ट ये किसके वजह से होगा? तो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, लौटता हुआ मानसून की वजह से, रिट्रीटिंग मानसून. ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून. ठीक है, विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द समर सीजन. समर सीजन में है सो विंड का डायरेक्शन क्या होता है? मतलब मानसून के समय जो होता है सेम वैसे ही, मतलब कि फ्रॉम द ओशंस टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट जो है सो, है ना, आएगा. क्योंकि समर सीजन में क्या होगा, तो इंडिया के ऊपर है सो लो प्रेशर है सो फॉर्म हो जाएगा. तो जब लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा तो जाहिर सा बात है कि सभी डायरेक्शन से हवा वहां पे कन्वर्ज करेगा, वहां से ओरिजिनेट नहीं होगा, है ना. तो इस तरीके से आप बता सकते हो. एरियाज हैविंग लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स इन जनवरी, तो जो ऊपर का जो रीजन हो जाएगा नॉर्दर्न का पार्ट हो जाएगा. आइसो हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर. आइसो हाइट क्या होता है? हाँ, आइसो हाइट का मतलब होता है, आइसो हाइट का मतलब होता है हैविंग सेम रेनफॉल. जैसे कि आइसोथर्म होता है सेम टेम्परेचर,
आइसो बार होता है सेम प्रेशर, सेम उसी तरीके से आइसो हाइट होगा, सेम रेनफॉल। तो मैप पे जब आप ऐसे लोकेशंस को आप जब पॉइंट आउट करोगे कि जहां पे सेम अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल होगा और उसको आप कनेक्ट कर दोगे, उसको आइसो हाइट बोलते हैं। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में ना आइसो हाइट का डेफिनेशन ही पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसो हाइट। तो आइसो हाइट आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द मैप व्हिच सिंबलाइजेस द जोन्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। समझ में आ गया? जहाँ पे बारिश जो है एक समान होगा, उसको हम लोग अगर एक लाइन में कनेक्ट कर देंगे, उसको आइसो हाइट कहते हैं। तो आइसो हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर है, सो आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये जो है रेनफॉल पैटर्न इंडिया के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, या फिर एक मैप पे चाहेंगे तो ड्रॉ कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर का, जैसे बताते हैं। ये जो है क्वेश्चन सारा समझ में आ गया ना, सारा का सारा? ठीक है, इसको एंड करते हैं। देखो, यहाँ पे जो विंटर रेनफॉल्स की बात की, तो ये जो आपका रीजन है, ठीक है, बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे आपको विंटर रेनफॉल होगा। इसका इन्फ्लुएंस बिहार तक भी आता है, यहाँ तक भी आएगा, बिहार तक भी आएगा। दूसरा जो रीजन है, ये रीजन है, यहाँ पे भी विंटर रेनफॉल्स होगा। विंटर रेनफॉल्स मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे करके है सो रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये दोनों का वजह अलग है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्या रीजन है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, है ना। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में कभी ऐसा स्टेटमेंट बना दे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉजेस विंटर रेनफॉल्स इन साउदर्न इंडिया, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा वो, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ही उसका आंसर करना है, या फिर इवन नॉर्दर्न इंडिया लिखे तो भी सही होगा, लेकिन गलती से भी साउदर्न इंडिया नहीं कर देना है। साउदर्न इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज है, ये नहीं पहुंचता है। ठीक है, विंटर में साउदर्न इंडिया में जो तमिलनाडु कोस्ट है और जो साथ में जो आंध्रा कोस्ट है, वहां पे जो रेनफॉल होता है, इट इज ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स के वजह से। इसके पीछे का वजह क्या है? हाँ, देखो अब क्या है कि विंटर मंथ्स आ गया है। मॉनसून को हमने डिफाइन कैसे किया था? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। मॉनसून का है, हमने डेफिनेशन में ही बताया था कि इट इज डिफाइंड एज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि उसके डायरेक्शन में है सो, है ना, विपरीत हो जाए। साउथ वेस्ट से मॉनसून आ रहा था, बाद में है सो नॉर्थ ईस्ट हो जाए, है ना। साउथ वेस्ट मतलब कि जैसे कि मैप पे देखो, है ना, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अभी जैसे मानसून का मंथ जो है सो चल रहा है, तो अभी जो मानसून का विंड्स का डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट होगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब विंटर मंथ होगा तो ये विंड का डायरेक्शन है सो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, है ना। तो जब नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो है, और चूंकि ये पूरा का पूरा है सो हाई प्रेशर बेल्ट है सो इंडिया में बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड प्रिवेल होने की वजह से, है ना, ठंडा हो जाएगा विंटर्स में। विंटर्स में ठंडा है, तो यहाँ से जो एयर है सभी जगह जो है सो, है ना, दूसरे बाहर की ओर है सो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से जो हवा है इस तरीके से, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑल्सो, ये है सो थोड़ा सा इसका डायरेक्शन है सो चेंज होगा। तो अब जैसे ही यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट पे पहुंचेगा, इस वाले रीजन से बहुत ज्यादा मॉइस्चर ये है सो कैरी कर लेता है ना, और यहाँ पे है सो जाके चेन्नई वाले रीजन में काफी है सो बारिश करवा देगा, है ना। तो समझ में आ गया ना कि एग्जाम में कभी पूछे तो कैसे आंसर करना है। ठीक है, ये हो गया। रेनफॉल के बारे में बात करते हैं, रेनफॉल के बारे में। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बेसिकली रेनफॉल का है सो बात किया जा रहा था। ठीक है, तो देखो अगर आप 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की बात करो, कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। आइसो हाइट जो है,
ठीक है। इसके इधर क्या होगा, ये सब रीजन में है सो 100 से ज्यादा होगा, 100 से 150 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होता है। ठीक है। इसके इधर अब जाओ, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये जो रीजन हो जाएगा यहाँ पे 100 से कम 70-75 सेंटीमीटर, और आगे बढ़ोगे 50 सेंटीमीटर, और बिल्कुल यहाँ डिजर्ट पहुंच जाओगे 25 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है। ये जो कोस्टल रीजन्स है यहाँ पे कितना बारिश होगा, 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअल, एनुअल जो है एवरेज रेनफॉल। प्लस यहाँ पे मेघालय प्लेटू पे भी आपको बहुत ज्यादा सेम ऐसा ही बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी ये सब जो रीजन है यहाँ जो है ना, यहाँ पे भी आपको 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है सो बेसिकली देखने को मिलता है थ्रू आउट द, अगर आप थ्रू आउट द ईयर देखें तो। बाकी ये जो रीजन हो जाएगा, ये सभी जो रीजन है ये सभी लो रेनफॉल रीजन है। क्यों, बोलो ना कि रेन शैडो एरिया है। ठीक है, क्योंकि ये सभी है सो रेन शैडो एरिया है, वेस्टर्न घाट्स के, है ना, रेन शैडो एरिया है। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी सवाल पूछा जाए द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, है ना, एक स्टेटमेंट आपसे पूछते हैं, देखते हैं कितना लोग जवाब देते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल annual rainfall, the amount of annual rainfall goes on increasing from eastern to western India। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है द ईस्टर्न घाट्स receives maximum rainfall due to साउथ वेस्ट मानसून्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है सो करेक्ट है। 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, और ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉर 2। क्या आंसर होगा? श्री बोल रहे हैं नन। अच्छा, बाकी लोग डी, है ना। ए कितना लोगों को लग रहा है? 1 ओनली, बताओ किसी को तो लग रहा होगा। ए नहीं, बी ठीक है। इसमें जो है राइट आंसर होगा डी, इसका है सो राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट है सो गलत है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न इंडिया, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। यानी कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है ना कि हाँ, जो इंडिया का जो रेनफॉल पैटर्न आप देखो, है ना, बेसिकली तो यहाँ से आप देखिए जो 100 सेंटीमीटर का जो हमने रेनफॉल का जो आइसो हाइट मेजर किया, तो यहाँ से है सो ज्यादा बारिश हो रहा है ना, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस वजह से ये अगर डिक्रीजिंग लिखा रहता है यहाँ पे, है ना, तब स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है। दूसरा, द ईस्टर्न घाट्स रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, तो नहीं, ईस्टर्न घाट्स बेसिकली इधर है और वो भी है सो ब्रोकन पीसेस में है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स जो है, जो कि सबसे ज्यादा है सो साउथ वेस्ट मानसून को जो है सो फेस करता है। इस वजह से अगर यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स अगर लिखा रहता, वेस्टर्न घाट्स पश्चिमी घाट, तो स्टेटमेंट सही हो जाता। इस वजह से दोनों स्टेटमेंट है सो, हाँ, दोनों स्टेटमेंट है सो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये सभी एग्जाम में कई बार आपसे है सो सवाल पूछा जाता है रेनफॉल पैटर्न्स के बारे में, इसको ध्यान जो है सो रखना है। ठीक है, चलो। ये सब चीज जो है वायु ये अपना मानसून के बारे में सारा चीज डिटेल में बता दिए हैं कि क्या सब फैक्टर्स जो है किस वजह से कॉज होता है ना, उसको जेट स्ट्रीम्स कैसे इन्फ्लुएंस करता है, अल नीनो कैसे इन्फ्लुएंस करता है ना। एक इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में बचा हुआ था, है ना, वो बता देते हैं।
ये रहा। तो आईओडी बेसिकली है ना, इसको शॉर्ट में कई बार ऐसा आईओडी लिखा जाता है। इंडियन ओशन डाइपोल बेसिकली क्या है ना। तो जैसे कि कल हमने क्लास में पढ़ा था अल नीनो के बारे में, ला नीना के बारे में, जो कि पैसिफिक ओशन का है, सो मेन फीचर है ना। वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पैसिफिक ड्यूरिंग द अल नीनो ईयर, ड्यूरिंग द ला नीना द कूलिंग ऑफ द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पैसिफिक इज मोर इंटेंस, है ना। सेम उसी तरीके से इंडियन ओशन में भी जो है सो सरफेस के टेम्परेचर्स पे है सो एनोमोली देखने को मिलता है। व्हाट डू मीन बाय एनोमोली? हाँ, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा कि सपोज कि ये जो पूरा ग्रीन पट्टी है, सपोज कि ये इंडियन ओशन है, तो उस एंड पे आपको है सो वार्मर वाटर्स दिख रहा है, इधर जो है सो कोल्डर वाटर्स दिख रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उधर है सो कोल्डर वाटर्स दिखेगा सरफेस पे, इधर है सो वार्मर वाटर्स दिखेगा। सो ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो एनामोली होता है इन द इंडियन ओशन इज कॉल्ड एज द इंडियन ओशन डाइपोल। समझ में गया? अब ये जो इंडियन ओशन डाइपोल होगा, इसका बेसिकली 3 फेज होता है ना। एक होगा न्यूट्रल फेज, ठीक है, न्यूट्रल फेज। तो न्यूट्रल फेज को हम लोग, उसका इम्पैक्ट जो है सो इन जनरल नॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल होगा और जो नेगेटिव इंडियन डाइपोल होगा, उसका प्रभाव भारत के मॉनसून के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, प्लस इंडोनेशिया में रेनफॉल के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल के ऊपर बहुत ज्यादा है सो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं, इसको चाहो तो नोट कर लो, है ना। हालांकि कल पीपीटी शेयर किए थे, उससे भी नोट कर लेना घर पे। So Indian Ocean Dipole is a climatic phenomena that affects the Indian Ocean region. It is characterized by the difference in sea surface temperature, है ना। sea surface temperature को शॉर्ट में कई बार है सो SST है सो लिख देता है। कई जगह किसी बुक में आप देखोगे ना, तो SST है सो लिख के निकल जाता है, sea surface temperature, यानी कि समुद्र का जो सतह है उसका जो तापमान होगा उसको हम लोग sea surface temperature है सो कहते हैं। ठीक है, between the western and eastern parts of the Indian Ocean। ठीक है, सेम वैसे ही सोचो जैसे कि प्रशांत महासागर में हम लोग अल नीनो के बारे में देख रहे थे कि वेस्टर्न साइड में कुछ और टेम्परेचर है, ईस्टर्न में कुछ और है। सेम वैसे ही इंडियन ओशन में भी है, सो वेस्टर्न और ईस्टर्न में है सो टेम्परेचर का है सो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह भारतीय महासागर के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच में समुद्री सतह तापमान में अंतर को संदर्भित करता है। आईओडी भारतीय महासागर बेसिन और उससे परे के मौसम पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिसमें भारतीय मानसून भी शामिल है। कहने का मतलब है कि आईओडी जो है वो इंडियन मानसून को भी है सो इम्पैक्ट करता है, प्लस इंडियन ओशन के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज, जो कोस्टल अफ्रीकन कंट्रीज हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, है ना, वहां के भी रेनफॉल पैटर्न्स को जो है सो ये डिस्टर्ब करेगा, है ना, उसको है सो रेगुलेट करेगा। समझ में आ गया? पॉजिटिव फेज ऑफ आईओडी। व्हाट इज द पॉजिटिव फेज? देखो, पॉजिटिव फेज है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है पॉजिटिव फेज में क्या होगा, है ना, कि पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल का होगा पॉजिटिव फेज, तो इंडिया का जो मानसून होगा ना वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। मानसून इज स्ट्रॉन्गर। तो देखो ये कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा ना कि जब पॉजिटिव है तो उसको आप मानसून के कॉन्टेक्स्ट में समझो कि पॉजिटिव आईओडी है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल रहेगा तो इंडिया के मानसून को जो है सो और मजबूत करेगा। निगेटिव आईओडी रहेगा तो मानसून को वीक कर देगा, कमजोर कर देगा, है ना। इतना तो समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में जो ओशन का जो टेम्परेचर होगा वो कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे है सो कम होगा। तो देखो यहाँ पे the sea surface temperatures are warmer than average in the western Indian Ocean and cooler than average in the eastern Indian Ocean near Indonesia. This temperature gradient leads to changes in atmospheric circulation and ये a positive Indian Ocean dipole event is generally associated with a stronger Indian monsoon, है ना। देखो इसको मैप पे समझा देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मींस ए वेटर वेस्ट एंड ड्राइड ईस्ट। ठीक है, देखो ये हमारा इंडियन ओशन दिख रहा होगा आपको, है ना। जो ये रेड में दिखाया गया है बेसिकली रेड वाले रीजन में, तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का है। ठीक है, ये इंडियन ओशन हो गया, इसका ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, है ना। ठीक है,
तो वेस्टर्न पार्ट में क्या होगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, जो वेस्टर्न पार्ट है इट बिकम्स मोर वार्म, ठीक है, ये वार्म ज्यादा हो जाता है, वार्मर हो जाता है, ठीक है, वार्मर। और जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है, ईस्टर्न इंडियन ओशन है ना, इट बिकम्स कूलर, इट बिकम्स कूलर, ठीक है, इट बिकम्स कूलर। अब देखो ये कैसे मानसून को है सो ज्यादा रेनफॉल इंडिया में करवाएगा। मानसून विंड्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है ना। अब एक बात बताओ कि किसी भी रीजन में जो बारिश जो अगर ज्यादा हो रहा है, इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है कि जो विंड जो फ्लो कर रहा है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है। तो अगर इस रीजन का ओशन का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो क्या यहाँ पे रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा कि नहीं, वाष्पीकरण ज्यादा होगा कि नहीं। इस वजह से ये जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स है इट विल गेट मोर वाटर, इट विल कैरी मोर मॉइस्चर, और इसकी वजह से इंडिया में जो है सो है ना अच्छा खासा बारिश हो जाएगा। देयरफॉर दिस फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल वेयर द वेस्टर्न साइड ऑफ द ocean becomes warmer and the eastern sides become colder is called as the positive Indian Ocean dipole। समझ में आ गया। अब बताओ ये जो रीजन है, इंडोनेशिया का रीजन है, ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, यहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर ये है सो ठंडा हो गया है, कोल्ड हो गया है, तो क्या यहाँ पे जो है सो बारिश उतना ज्यादा होगा, नहीं होगा। हम लोग तो ये पढ़े ही थे कि जहाँ पे, हाँ जहाँ पे सरफेस टेम्परेचर ओशन का अगर ठंडा रहेगा वहां पे इवोपरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। इस वजह से यहाँ का जो रेनफॉल होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि इंडियन ओशन डाइपोल लीड्स टू लो रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया रीजन, तो क्या ये सही होगा कि नहीं, सही होगा। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल को दो कॉन्टेक्स्ट में देखिए, एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए और एक इंडोनेशिया और इसके कॉन्टेक्स्ट में। अब प्लस ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं यहाँ पे भी बारिश ज्यादा होगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। व्हाई? बिकॉज द ओशन इज वार्मर, इट विल लीड टू मोर इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड इट विल ब्रिंग मोर रेनफॉल। यहाँ पे समझ में गया। तो किसी भी रीजन के बारे में अगर पूछे इंडियन ओशन डाइपोल से रेनफॉल का क्या वेरिएशन है, तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका अपोजिट कर दो, ठीक, निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल कर दो इसको। ठीक है, निगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल मतलब कि अब जो है ये रीजन जो है सो वार्म हो गया। ठीक है, अब ये रीजन जो है सो वार्म हो गया, निगेटिव है ना। अभी हम लोग निगेटिव देख रहे हैं, निगेटिव आईओडी। ठीक है, तो निगेटिव आईओडी में क्या होगा, ईस्टर्न इंडियन ओशन बिकम्स वार्मर। ठीक है, और जो वेस्टर्न इंडियन ओशन होगा इट बिकम्स कोल्ड, कोल्डर, कूलर। तो क्या होगा कि अब जो है यहाँ का जो टेम्परेचर अगर कम हो गया, ठंडा हो गया पानी, तो यहाँ पे इवोपरेशन भी कम हो जाएगा। इसके वजह से इंडिया में बारिश भी कम होगा, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहां पे भी बारिश कम होगा, लेकिन इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में है सो ज्यादा बारिश हो जाएगा। समझ में गया। सो दिस इज हाउ योर इंडियन ओशन डाइपोल जो है सो हमारे इंडियन ओशन के जो भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं वहां के रेनफॉल पैटर्न्स को है सो गवर्न करता है, डिसाइड करता है। समझ में गया। ठीक है, सो ये उतना ज्यादा है। सो मतलब एग्जाम में, हालांकि बीपीएससी मेंस में सवाल यही पूछ दिया था। अगर 68 का पेपर देखोगे तो, या 67 किस में था, 68 वाले पेपर में मेंस के क्वेश्चन में था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन ओशन डाइपोल एंड डिस्कस हाउ इट रेगुलेट्स द रेनफॉल पैटर्न। ऐसा कुछ एक सवाल मेंस में पूछे हुए था। हालांकि ऐसा पूछता नहीं है बीपीएससी, लेकिन पिछले 2-3 बार से देख रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल बहुत डिटेल में पूछ दे रहा है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी पे पूरा कमांड करके जाओ। इस बार भी 69 वाले में मानसून के ऊपर सवाल 2-2 सवाल पूछ दिया है ना। और भी सवाल वो फिजिकल ज्योग्राफी में पूछ सकता है। कल को हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक्स पूछ ले, कल को हो सकता है माउंटेन बिल्डिंग्स पूछ ले, है ना, तो ऐसा कर सकता है। ठीक है, नेगेटिव आईओडी देख लो, पढ़ लो एक बार। नकारात्मक आईओडी घटना के दौरान पश्चिमी भारतीय महासागर में समुद्री सतह का तापमान औसत से ठंडा होता है और पूर्वी भारतीय महासागर में औसत से गर्म होता है। इसका परिणाम सकारात्मक आईओडी की तुलना में विभिन्न वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में होता है। नकारात्मक आईओडी घटना भारतीय मानसून को कमजोर कर सकती है और पूर्वी भारतीय महासागर में गर्म पानी अधिक संवहन और वर्षा उत्पन्न करता है।
यानी कि ईस्टर्न इंडियन ओशन बेसिकली इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहा है। वहां पे है सो ज्यादा कन्वेक्शन होगा, ज्यादा रेनफॉल होगा, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उपलब्ध नमी कम हो जाती है और मॉनसून की वर्षा घट जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, ये पीटी में पूछता है, याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना वहां पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हीट वेव्स क्या होता है? हीट वेव्स अभी जो जस्ट हम लोग झेल रहे थे 1-1.5 महीना पहले, है ना, तंदूर में, तवा में जो फ्राई हो रहे थे हम लोग, दैट इज बेसिकली हीट वेव। देखो हीट वेव्स बेसिकली क्या है, जो अगर किसी भी रीजन में जो वहां का जो एवरेज जो टेम्परेचर रहता है, अगर उसमें परसिस्टेंट अगर 5 डिग्री 6 डिग्री का राइज अगर देखने को मिले, उसको हम लोग हीट वेव्स कहते हैं। या फिर किसी भी तरीके से अगर 45 डिग्री टेम्परेचर टच कर गया तो उसको हीट वेव्स है सो हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। वो एक पैरामीटर है जो कि मैं आपको बता दूंगा। हाँ, क्योंकि वहां के लिए वो टेम्परेचर है सो, है ना। अब ये कोई बात हुआ, जो चीज मान लो कोई अफ्रीकन अफ्रीकन देश का कोई लोग है, उसको इंडिया में ले आओगे मई जून में तो बोलेगा कि क्या बढ़िया वेदर है ना, 40-40 तो उसके लिए आसान हो जाएगा। और तुम जो है सो अरे यार कोई कूलर लाओ, कोई एसी लाओ, कोई आइसक्रीम खिलाओ, कोई ये करो, है ना, तो वो करते रहोगे। वही चीज है, हर एक रीजन का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से कितना टेम्परेचर उसके लिए सही है, अगर उसमें कोई इंक्रीज होता है तो उसको हीट वेव है सो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हीट वेव्स आर ए period of unusually high temperatures as compared to what is normally expected over a region, है ना। यानी कि हीट वेव एक ऐसी अवधि है जिसमें किसी भी क्षेत्र में सामान्य रूप से जो अपेक्षित तापमान है उसकी तुलना में असामान्य रूप से उच्च तापमान होता है ना। सपोज कि आप जो है सोच करके जा रहे हो कि जा रहे हैं, है ना, शिमला मनाली घूमने जा रहे हैं, मन में है चल रहा है कि वहां पे जाएंगे तो 18-20 डिग्री टेम्परेचर होगा, पहुंचे पता चला 28 डिग्री टेम्परेचर है ना, तो वो वहां के लिए हीट वेव्स कहलाएगा। समझ में गया? तो जो जिस रीजन का टेम्परेचर नॉर्मली होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर है परसिस्टेंटली तो उसको हीट वेव बोल देंगे। ठीक है, therefore the temperatures at which heat waves are declared differ from place to place। देखो यही पॉइंट बता रहे थे, है ना। therefore the temperatures at which heat waves are declared differ from place to place based on the temperature climatology of that region। यानी कि इसीलिए इस तापमान पर हीट वेव की, जिस तापमान पर हीट वेव की घोषणा की जाती है वह उस क्षेत्र के तापमान जलवायु विज्ञान के आधार पर जगह जगह जो है सो अलग अलग होता है। ठीक है, अगर कोई कोल्डर रीजन है, वहां का जो तापमान है अगर उसमें बढ़ोतरी हो गया 5 डिग्री का, तो उसके लिए हीट वेव का जो टेम्परेचर पैरामीटर होगा वो अलग हो जाएगा। जैसे कि तुम बोल रहे हो कि 20 डिग्री पे डिक्लेयर कर दिए, है ना, क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब जहां जैसा टेम्परेचर होगा उस हिसाब से जो है चेंज हो जाएगा उसका पैरामीटर। इंडिया का जो है सो वो देखो कि इंडिया में है सो आईएमडी क्या क्लासिफाई किए हुए हीट वेव्स का, है ना। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिस्कस हाउ हीट वेव्स आर क्लासिफाइड इन इंडिया बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी के द्वारा। ठीक है, इन इंडिया द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग ए हीट वेव प्रोवाइडेड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी। इसमें क्या बोलेगा, इसमें इसने 3 जो है बेसिकली पैरामीटर्स को है सो सेट किया है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर क्राइटेरिया, व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन, किसी भी रीजन में अगर उसका मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री पहुंच गया इन द प्लेन्स, है ना, मैदानी हिस्से में, या फिर अगर 30 डिग्री सेल्सियस चला गया हिली रीजन से, पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसको हम लोग हीट वेव कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया? मैदानी एरिया में 40 डिग्री लिखा है और पहाड़ी एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस है सो लिखा है। अगर किसी भी दिन अगर ऐसा 40 डिग्री मैदानी एरिया में या फिर 30 डिग्री टच कर गया, उसको हीट वेव है सो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब देखो दूसरा है ना, 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स एंड 30 डिग्री सेल्सियस फॉर हिली रीजन्स एंड द डिपार्चर फॉर नॉर्मल इज, अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर है सपोज वहां पे, है ना, कि सपोज नॉर्मल टेम्परेचर कहीं का हिली एरिया में सपोज कि 20 डिग्री टेम्परेचर है सो रहता होगा नॉर्मल। ऐसा तो है नहीं कि हिल है तो सब जगह एक ही जैसा टेम्परेचर है, कहीं पे थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। अगर उसमें 5 डिग्री से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होगा, यानी कि 20 से 25 हो जाए,
20 से 26 हो जाए, है ना, तो उसको हीट वेव बोलेंगे। ठीक, अगर 6.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा उसको सीवियर हीट वेव बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। फिर एक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्राइटेरिया कि ए हीट वेव इज आल्सो डिक्लेयर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स अबव 45 डिग्री सेल्सियस इररेस्पेक्टिव ऑफ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर। यानी कि अगर किसी भी स्थिति में अगर 45 डिग्री का टेम्परेचर टच कर गया या फिर उससे ज्यादा, तो उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, दैट इज ए हीट वेव सिचुएशन। समझ में गया? ठीक है, तो ये है बेसिकली आईएमडी का सो क्राइटेरिया है। अभी आईपीसीसी का एक रिपोर्ट आया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि हीट वेव्स के फ्रीक्वेंसी के ऊपर है सो रिपोर्ट पब्लिश किया था, और वो कह रहा है कि आने वाले डिकेड में जो है हीट वेव्स जो है, जैसे कि अभी देखो, अभी जो मई जून में ये सब रिपोर्ट आ रहा था कि इंडिया में ऐसा टेम्परेचर है 100 साल के बाद ऐसा कुछ आया है ना, ऐसा कुछ आ रहा था। अब ये है सो फ्रीक्वेंसी है सो हर 3 साल पे 4 साल पे होगा, है ना। तो आने वाला जो डिकेड होने वाला है, आने वाला जो 40-50 साल है, वो हमारे लिए और बाकी इन्वायरमेंट के लिए और जो है सो भयावह होने वाला है। ठीक है, इस बार जिस तरीके से गर्मी परेशान किया है ना, अब ये रेगुलर इवेंट हो जाएगा हीट वेव्स का। हीट वेव्स की वजह से सिर्फ अपना कॉन्टिनेंटल ही नहीं, ओशन भी है सो हीट वेव्स का है सो जो है सो एक उसका प्रभाव उसके ऊपर से बहुत ज्यादा पड़ रहा है ओशंस में भी। तो उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा, है ना, ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ये सब भी जो है फिनोमेना काफी है सो राइज हो गया है ड्यूरिंग द, और ये सभी किसका इम्पैक्ट है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये सब चीजें, है ना। तो ये पैरामीटर चाहो तो नोट कर लो, है ना, कि भारत में हीट वेव की परिभाषा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा प्रदान की गई है। आईएमडी के अनुसार जो है सामान्य तापमान मानदंड है कि जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा है कि यदि किसी स्थान का अगर उसमें वेरिएशन हो, तापमान की वृद्धि अगर 5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो तो हीट वेव होगा। अगर 6.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा तो गंभीर हीट वेव यानी कि सीवियर हीट वेव्स कहलाएगा। और एक है निश्चित में कि अगर किसी तरीके से 45 डिग्री सेल्सियस अगर टच कर जाता है तो उसको ऐसो हीट वेव ऐसो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉजेज ऑफ हीट वेव। Heat waves can be caused by combination of natural and anthropogenic factors. What are anthropogenic factors? Man-made factors, मानव जनित कारकों की वजह से, है ना। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन आपने कर दिया, पेड़ पौधा है सो काट दिया आपने, है ना। तो दीज आर द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, है ना। तो देखो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैटर्न्स है, अगर कहीं पे एंटी साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होगा ना, प्रति चक्रवात जिसको कहते हैं, ठीक है, प्रति चक्रवात, वो जो है सो हीट वेव्स को जो है सो कॉज करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, साइंस क्या है? व्हाई द एंटी साइक्लोन्स लीड टू हीट वेव्स। अगर कभी ये सवाल आए, क्वेश्चन है जो व्हाई एंटी साइक्लोन्स जिसको प्रति चक्रवात कहते हैं, causes हीट वेव्स, या फिर व्हाई एंटी साइक्लोन्स इंटेंसिफाइजेस हीट वेव्स। ठीक है, कॉजेस के जगह पे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा इंटेंसिफाइजेस, उसको ऐसो और इंटेंसिफाई कर देता है, मजबूत कर देता है, इंटेंसिफाइजेस हीट वेव्स। बताओ। सिंकिंग ऑफ द एयर होगा, और सिंकिंग प्रेशर के सिंकिंग की बात क्या बोले, जोर से बोलो ना। ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारा क्या है? एंटी साइक्लोन में यही पढ़ रहे हो पिछले 1 महीने से, हैं? साइक्लोनिक कंडीशंस लो प्रेशर होते हैं, एंटी साइक्लोनिक्स हाई प्रेशर होते हैं। ठीक है, एंटी साइक्लोन्स बेसिकली क्या होता है?
एंटी साइक्लोन्स बेसिकली क्या होगा, इसमें देयर इज अ सिंकिंग ऑफ एयर, सिंकिंग ऑफ एयर, ठीक है, सिंकिंग ऑफ एयर होता है। जैसे कि सपोज कि ये अपर एटमॉस्फेयर है, यहाँ से हवा जो है सो नीचे की ओर सिंक करेगा ग्राउंड पे, ठीक है। तो ग्राउंड पे जब सिंक करेगा तो यहाँ पे चारों तरफ ऐसे हवा फैलेगा। साइक्लोन में क्या होता है कि चारों तरफ से हवा सेंटर की ओर आता है, एंटी साइक्लोन में सेंटर से बाहर की तरफ हवा जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से हवा जब नीचे सिंक कर रहा होगा, जैसे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट याद करो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होता था, हेडलेस सेल याद करो, ऊपर से हवा है सो नीचे सिंक करता है, तो ग्राउंड पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जब सिंकिंग ऑफ एयर होगा, एंटी साइक्लोन होगा, प्रति चक्रवात होगा एंटी साइक्लोन, तो ये जो एयर है ये कैसा हो जाता है, वार्म हो जाता है और ड्राई हो जाता है ना। कितना बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि अगर हवा नीचे से ऊपर राइज करेगा तो ठंडा होगा और बारिश करवाएगा, लेकिन अगर इसको अपोजिट कर दो, ऊपर से हवा को अगर नीचे लेकर के आओगे तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो भी है सो रेनफॉल ऑफ नहीं कराएगा, उल्टा वो इवोपरेट कर जाएगा, है ना। और इसका टेम्परेचर है सो बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि कंप्रेशन होता है उसका, है ना, एयर का कंप्रेशन होता है। तो वार्म एयर होगा, ड्राई एयर होगा, जब भी सिंकिंग ऑफ एयर होगा, तो इसके वजह से, है ना, इसके वजह से क्या होगा कि इट इनहेंसेस द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, टेम्परेचर ऑफ द रीजन, समझ में आ गया। सो एंटी साइक्लोन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंसिफिकेशन ऑफ हीट वेव्स। अगर किसी भी रीजन में अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा है और अगर वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भी प्रिवेल कर रहा है तो सीवियर हीट वेव्स वहां पे क्रिएट कर देगा, समझ में आ गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना एंटी साइक्लोन्स का। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, समझो ना कि सिंकिंग ऑफ एयर होगा और एयर जब सिंक करता है तो क्या होता है, उसका है सो वार्म हो जाता है। क्यों वार्म हो जाएगा, नहीं, देखो देखो अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करें, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तुम लोग खुद आंसर करोगे, पॉइंट ए है पॉइंट बी है। अगर हम आपसे पूछे कि ए और बी में है सो हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, ये ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर है सो बी पे होगा कि ए पे होगा, हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, बी पे, जो कि हाइट पे है। पहाड़ पे चढ़ते हो तो प्रेशर बढ़ता है घटता है, तो फिर कहाँ दिमाग है ना, सपोज कि यहाँ पे एक माउंटेन है ऐसे, है ना, अब बताओ प्रेशर है सो ए पे ज्यादा होगा कि माउंटेन के टिप पे ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा, है ना। यानी कि आप कह सकते हो, है ना, कि नीचे में जो सरफेस पे होगा, सरफेस पे जो होगा प्रेशर ज्यादा होता है ना, सरफेस पे है सो प्रेशर है सो ज्यादा होता है, ऊपर में है सो प्रेशर है सो कम होता है, लो प्रेशर होता है। अब सपोज कि कोई हवा है सो नीचे से ऊपर की ओर मूव किया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एटमॉस्फेयर में मूव करेगा, तो क्या अगर इसके ऊपर 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 जाएगा, देखे अरे हमारे ऊपर तो कम दबाव पड़ रहा है, तो फैलेगा कि नहीं, है ना, फैलेगा। तो जब फैलेगा तो क्या उसके अंदर एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग कूलिंग होगा कि नहीं, कोई भी चीज फैलेगा, है ना, लो प्रेशर की वजह से तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब इसको उल्टा करो कि यहाँ से सपोज कोई एक एयर पार्सल है जो कि लो प्रेशर जोन में है सो था, इसी वजह से नीचे आ गया, उसको हाई प्रेशर जोन में आ गया, तो अब इसको है सो इसके ऊपर है सो भार बढ़ गया कि नहीं, हाई प्रेशर की वजह से उसके ऊपर सो दबाव हुआ कि नहीं, कंप्रेशन हुआ कि नहीं। तो किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, सिंपल फिजिक्स है। किसी चीज को एक्सपैंड करोगे, फैलाओगे, है ना, जैसे कि आप लोग जो है घर में डिओड्रेंट और ये सब यूज करते होगे, करते हो कि नहीं, है ना, घर से बाहर निकलना है तो स्प्रे कर लिए, खास करके सर्दी में, है ना, पता चलेगा सप्ताह से नहीं नहा रहे हैं, कहीं जाना है डीओ लगा लिए, है ना, नॉर्मली ऐसा होता है, और ये तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं ठीक है, ठीक है। तो कभी जब डिओड्रेंट ये सब स्प्रे करना, या फिर जो आज के समय जो वो होता है अपना सामने स्प्रे करते हैं, हीट वीट का जो स्प्रे रहता है मच्छर उच्छर मारने वाला, है ना, लेकिन उसको सूंघ मत लेना, है ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि अंदर में आपका जो है सो
जो बाहर क्या, बाहर आपको लिक्विड दिखता है कि वेपर मिस्ट दिखता है? वेपर या मिस्ट है सो दिखता है ना? बाहर में जो आता है ऐसा आप देखो, इट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेपर या फिर मिस्ट के फॉर्म में रहता है, मिस्ट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो अंदर में वेपर रहता है क्या? वो उसको कभी ऐसे देखोगे, ऐसे कान के पास ऐसे करके, तो आपको है सो ऐसा लगेगा कि उसके अंदर है सो पानी की तरह कुछ है सो हलचल हो रहा है ना? तो अंदर में है सो लिक्विड मीडियम में रहता है, लिक्विड फेज में रहता है ना? तो लिक्विड फेज में क्यों है? क्योंकि इसको है सो प्रेशराइज कर दिया गया है, ठीक है। तो अंदर का जो प्रेशर है, ये आप कह सकते हो कि ये हमारे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर है जी, ज्यादा का प्रेशर है। बाहर जैसे ही आता है, जब आप इसको प्रेस करोगे, उसके ढक्कन पे जो है उसके लीवर को पुश करोगे, तो क्या होगा, अंदर से हाई प्रेशर से बाहर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि लो प्रेशर है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड हाई से लो प्रेशर में गया तो क्या होगा, आप देखो तो तुरंत ही इवापोरेट कर गया, लिक्विड से गैसियस मीडियम में बदल गया। तो लिक्विड से गैसियस मीडियम में जाएगा, उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। लिक्विड से गैस हो गया तो हीट कहाँ से लेगा, अपने सराउंडिंग से लेगा, है ना? तो आप देखोगे, पाओगे कि यहाँ पे जब आप उसको टच करोगे आपको ठंडा फील होगा, है ना? उसको टच करके देखो। तो ये चीज जब एयर के साथ में होता है, एयर यहाँ से जब हाई से लो में गया, हाई से लो में गया, है ना, हाई से लो में गया, तो सपोज कि यहाँ का जो एयर था, सपोज कि इसमें जो है सो 1 जूल है सो एनर्जी था इसके पास में, 1 जूल एनर्जी था, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 1 जूल सपोज कि उस एयर के पास में एनर्जी था उसके अंदर में, है ना? अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में पहुंच गया, तो क्या इसका है सो एक्सपेंशन होगा कि नहीं, है ना? तो इसको एक्सपेंशन करने के लिए आप देखो, कोई भी चीज है सो इस यूनिवर्स में फ्री नहीं, अगर आप वर्क करोगे तो आप एनर्जी कंज्यूम करोगे। तो इसका जब एक्सपेंशन हुआ, यानी कि इसने वर्क किया, तो वर्क जो करेगा तो उसका जो 1 जूल जो एनर्जी था वो अपने आप में उसको यूज कर लेगा, समझ में आ गया? तो क्या इसके पास है सो नेट हीट जो इसके पास था अवेलेबल, वो कम हो गया कि नहीं? इस वजह से ये एयर पार्सल है सो ठंडा हो जाएगा, ठीक। अब इसका अपोजिट कर दो कि इसको वापस जो है नीचे लेकर के आए, तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर है सो वर्क कर दिया गया, इसको जो है सो चिपका दिया गया, इसको जो है सो कंप्रेस कर दिया गया, इस वजह से ये वार्म हो जाता है। तो यही चीज है सो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा कि जब भी हवा ऊपर से नीचे की ओर सिंक करेगा तो उसमें कंप्रेशन होगा, उसका संकोचन होगा, उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, इस वजह से वो गर्म हो जाएगा, है ना, हीटेड अप हो जाएगा। और इसके वजह से ना तो वहां पे कोई बारिश होगा, और अगर सपोज कि हीट वेव्स का सिचुएशन है तो उसको और भी ये स्ट्रॉन्ग कर देगा, समझ में आ गया? तो यही पॉइंट आपको हम समझा रहे थे, जो कि ये है कि हाई प्रेशर सिस्टम्स जो कि एंटी साइक्लोन्स होते हैं, है ना, एंटी साइक्लोन्स आर ऑलवेज, इसको रिमेंबर करो कि ये है ना हाई प्रेशर सिस्टम होता है, लो प्रेशर मत समझ लेना। साइक्लोन लिखा हुआ है तो ये नहीं कि लो प्रेशर सिस्टम, नहीं, ये साइक्लोन का अपोजिट होता है। इट कैन ट्रैप हीट इन एन एरिया, प्रिवेंटिंग क्लाउड फॉर्मेशन एंड लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ हॉट वेदर, समझ में आ गया? किसी भी रीजन में अगर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अगर प्रिवेल कर गया, वहां के जो लोग हैं वो मतलब तरफ के जो है सो रह जाएंगे, अगर हीट वेव्स इतना स्ट्रॉन्ग ये क्रिएट कर देता है, समझ में आएगा? एंटी साइक्लोन्स, क्लाइमेट चेंज तो खैर है ही, इसको हर चीज से लिंक कर दो कि ग्लोबल वार्मिंग होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना, उसके फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने की वजह से, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इन जनरल वैसे भी राइज हो रहा है, तो इस वजह से हीट वेव्स जो है सो क्रिएट होगा, है ना। तीसरा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये क्या होता है? देखो, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बेसिकली क्या है, इसका भी स्लाइड है सो ऐड कर दी है, इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। ये समझो, ड्राई सॉइल एंड वेजिटेशन, है ना। लोग क्यों बोलते हैं कि भाई पेड़ पौधा लगाओ, पेड़ पौधा लगाओ? पेड़ पौधा लगाने का कई सारा फीचर होता है। देखो, हाँ, पेड़ पौधा हाँ, कार्बन सिंक भी है, वो तो है ही, मतलब ट्रीज बेसिकली क्या करेगा, देखो, है ना, कहीं पे भी अगर ट्रीज है ना, बहुत सारा पेड़ पौधा है, तो ये क्या करेगा कि कई तरीके से आपके जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है ना उसको रेगुलेट करेगा। जैसे कि इसके जो लीव्स होते हैं वो डायरेक्ट सनरेज को रिफ्लेक्ट भी कर देता है, समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा क्या होगा कि इसके जो नीचे का जो रीजन है वहां पे आपको है सो
सन रेज वैसे भी नहीं पहुंच पाता है, तो शैडो जोन क्रिएट होता है, शैडोज, उसके वजह से भी जो है टेम्परेचर है ना, पेड़ के नीचे कभी चले जाओ छांव में, कितना प्यारा उस समय फील होता है ना। गर्मी से अगर जा रहे हो कहीं, पेड़ बड़ा सा बरगद का दिख गया, उसके नीचे आधा घंटा बैठ जाओ, है ना, इतना ठंडा तुमको लगेगा वहां पे। ये हो गया। दूसरा, जो ट्रीज होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, आपको मालूम है कि ट्रांसपिरेशन करते हैं, यानी कि इनका जो स्टोमेटा जो लीव्स होता है उसमें से वाटर वेपर्स को जो है सो इवोपरेट करता है एटमॉस्फेयर में। तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है सो एक कूलिंग इफेक्ट है सो जनरेट होता है। समझ में गया, है ना, कूलर का काम करता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अर्बन हीट आइलैंड्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, शहरी जो क्षेत्र है वहां पे हमने क्या किया कि पेड़ का सत्यानाश कर दिए। ठीक है, कभी चले जाना 10 मंजिला अपार्टमेंट पे पटना, एक बार देखना, एक भी पेड़ पौधा नहीं दिखेगा, है ना, पूरा कंक्रीट दिखते रहता है ना। तो अब ऐसे में क्या होगा कि कंक्रीट आपने बना दिया, देखो ये है डायग्राम, देखो अर्बन हीट आइलैंड्स। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड्स में आपने क्या किया कि जहां पे पेड़ पौधा जंगल ये सब हुआ करता था, उसको आपने है सो स्मार्ट सिटी के नाम पे, स्मार्ट जो है ह्यूमन स्पीसीज के नाम पे आपने उसको है सो स्वाहा कर दिया, और वहां पे आपने कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बना दिए। ठीक, जो भी रोड वोड था जहाँ पे मिट्टी ये सब था, उसके ऊपर है सो आपने एस्फाल्ट का और बिटुमन का, अलकतरा जिसको कहते हैं, उसका आपने रोड बना दिया। ठीक, और अपने आप को सोचे कि हम तो बहुत महान प्राणी हो गए, क्या मजा कर रहे हैं जीवन में, देखो क्या मजा होगा। अब क्या होगा कि सन के वजह से, हीटिंग के वजह से जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना। अभी तो खैर थोड़ा सा कम हो गया है, ये मई वई में अगर 12-1 बजे नल का पानी खोलते तो समझ में आता, पूरा बॉइल्ड पानी आता है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है कि ये है आपको कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, डायरेक्ट एविडेंसेस है कि क्लाइमेट जो है चेंज हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रहा है ना। तो इसके वजह से क्या होगा कि अर्बन एरियाज जो है ना, जिसके जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा कंक्रीट ये सब कर दिया, ब्रिक्स है, मोर्टार है, बिटुमन है, ये सभी क्या करता है, हीट को है सो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो उसके वजह से अर्बन एरियाज जो है अपने सराउंडिंग जो विलेज एरियाज हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा गर्म होता है। दिस इज कॉल्ड एज द अर्बन हीट आइलैंड। समझ में गया। तो जो हीट वेव्स का जो इम्पैक्ट होगा वो शहरी क्षेत्र में ज्यादा होगा कि गांव वाले क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो वैसे भी हीट वेव्स चल रहा है, ऊपर से आप जो है सो अर्बन हीट आइलैंड का आप कॉन्सेप्ट वहां पे और लगा दो, तो शहर का जो कंडीशन है आने वाले समय में, अगर हम लोग अपने फॉरेस्टेशन ड्राइव्स ये सब चीजों को अगर हमने नहीं ठीक से एड्रेस किया, तो आने वाले समय में शहर रहने लायक नहीं बचेगा, है ना। ये भी आप ध्यान रखो, लोग जो है वापस गाँव की ओर ही भागेंगे। तो अभी भी है गाँव में घर और बना के रख लो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा बना हुआ है ना। ठीक है, उसको मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे फिर उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करते, वहां जाकर कंक्रीट का पूरा जाल बिछा दिए गांव में जाके। एक्सपेंशन हो रहा है, बट अभी मेरे हिसाब से जो है हाँ, मतलब अब सब जगह वही है ना कि सबको जो है घर बनाना है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से जो है जहाँ भी अपने एफर्ट्स अगर एफॉरेस्टेशन करने का मिले, पेड़ पौधा लगाने का, तो लगाना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ हम लोग किताबी बातें करते रह जाएंगे और किसी दिन जो है सब कुछ जो है सो धरा का धरा रह जाएगा, है ना। तो यही है आपका हीट वेव्स का कॉन्सेप्ट, बेसिकली हीट आइलैंड का है कि जो सराउंडिंग जो विलेज एरियाज होगा जहाँ पे एफॉरेस्टेशन ज्यादा होता है, जहाँ पे पेड़ पौधा ज्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में जो अर्बन एरियाज होता है उसका तापमान है सो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए क्या सब आप कर सकते हैं, हाँ, एफॉरेस्टेशन करो, है ना। आप चाहो तो कुछ कूलिंग वाटर, जैसे कि अभी देख रहे थे पटना में वो ट्रक के पीछे म्यूनिसिपलिटी वाला जो है सो फुहारा लेकर के चल रहा था, कितना फुहारा कर दोगे भाई, है ना, उतना। हाँ, तो देखते थे कि जो रोड पे बाइक वाला सब जाएगा ना उसके पीछे पीछे 2 मिनट चलाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो लेकिन वो भी जरूरी है। देखो अब तुम्हारे पास, हम लोग के पास है कि चलो घर है, नहीं मन किया तो लाइब्रेरी चले गए, एसी में बैठ गए, लेकिन जो रोड पे जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हम तो खैर ये सोचते हैं कि भाई हम लोग चलो 1 घंटा बाहर निकले, काम वाम किए, फिर वापस घर में चले गए, या फिर ऑफिस में हो तो चलो एसी चल रहा है। उनका सोचो जिनको जो अपने रोजगार के लिए रोड पे ही रहना है ना,
जो कोई दुकान चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फल बेच रहा है, उनके लिए बेसिकली ये सब चीजें है प्रोवाइड गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है ना, कि शेल्टर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है ऐसे लोगों के लिए, है ना। तो ये है। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज योर अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड, जिसको शहरी उष्मा द्वीप कहते हैं, एक ऐसा शहरी क्षेत्र होता है जो अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी गर्म होता है। शहरी उष्मा द्वीप के कारण क्या है, तो भूमि सतह में परिवर्तन, यानी कि लैंडस्केप में जो है सो चेंजेस होते हैं, जैसे कि नेचुरल लैंडस्केप्स आर रिप्लेस्ड विद बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स व्हिच एब्जॉर्ब एंड रिटेन हीट। समझ में आ गया? दैट मींस कि प्राकृतिक जो परिदृश्य हैं उसको हम लोग इमारत से, सड़क से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचे हैं, उसमें बदल दिया जाता है, जो कि गर्मी को अवशोषित और बनाए रखता है। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि लैंड सरफेस चेंज जो है सो किसके द्वारा किया जा रहा है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, आपने है सो फॉरेस्ट को है सो हटा करके वहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दिया, इंडस्ट्रीज आपने लगा दिया, कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया, हाउसिंग सोसाइटी आपने बना दिया, कंक्रीट का जाल बिछा दिया, तो उसकी वजह से जो है आपको हीट आइलैंड होगा। दूसरा, ह्यूमन एक्टिविटीज। Activities like transportation, industrial processes and air conditioning release heat into the environment। देखो, जो एसी का जो मार्केट है गर्मी में, देखो कितना ज्यादा एसी गैस सेल होता है, और एसी का जो है, अब सही बात है ना कि अब जो है आदमी हमेशा सर्वाइवल को देखेगा, है ना। अब हीट वेव्स चल रहा है, आप कुछ भी ऐसा तो है नहीं कि बिजली ज्यादा खाएगा तो चलो एसी नहीं लगवाते हैं, आपको पहले जिंदगी बचाओगे तब तो फिर आगे कुछ करोगे, है ना। तो इस वजह से हीट, जो भी अर्बन एरियाज है वहाँ पे एसी का डिमांड आप देखो बहुत बढ़ गया है। अब तो आप गांव में भी जाओगे तो आपको घर के बाहर आपको दिख जाएगा सबका एसी का, वहाँ पे भी दिखता है ना। तो कहने का मतलब है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम अपने आप में जो है काफी ज्यादा हीट है सो रिलीज करता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है। Reduced vegetation. Urban areas have fewer plants and trees which otherwise provide cooling through shading and evapotranspiration। अभी जस्ट हमने आपको बताया वो डायग्राम में कि जो ट्रीज होते हैं, एक तो शेड यानी कि छाया क्रिएट करता है, प्लस इवेपोट्रांसपिरेशन जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एक कूलिंग इफेक्ट को है सो जनरेट करता है। लेकिन अर्बन एरियाज में आपने वेजिटेशन को वैसे भी कम कर दिया है, इस वजह से वो भी इफेक्ट है सो कम हो गया है ना। प्लस बिल्डिंग मटेरियल्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं, एस्फॉल्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से जिसका हाई थर्मल मास होता है, एंड दे स्टोर मोर हीट रिलीजिंग इट स्लोली। ठीक है। एंड वेस्ट हीट जनरेटेड बाय व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स एड्स टू द एम्बिएंट टेम्परेचर। दैट मींस कि कई सारा वेस्ट हीट होता है, व्हीकलर इमिशंस की वजह से इंडस्ट्रियल हीट रिलीज होता है, उसके भी वजह से अर्बन एरियाज का जो टोटल हीट कंटेंट है वो है सो बढ़ जाता है। तो दीज आर द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि अर्बन हीट आइलैंड्स का है सो फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ये सभी चीज आपसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर हीट वेव्स, है ना, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द हीट वेव्स, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो देखो, हीट वेव्स को रिड्यूस करने का क्या तरीका है, क्या 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 पेपर में लिख देना। भारत का 70% जो पॉपुलेशन है ना गांव में ही रहता है। वो बिहार में दिख रहा है, क्योंकि बिहार में क्या है कि आपके पास जो है सो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो लोग या तो पढ़ने के लिए बाहर चले गए, जॉब करने के लिए बाहर चले गए, तो गांव में सिर्फ जो है आपको ओल्ड एज या फिर बच्चे ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये जो है समस्या है, तो ये समस्या है, लेकिन ये सॉल्यूशन तो नहीं है ना कि गांव में जाके बस जाएंगे। आपके लिए इंडस्ट्रीज भी जरूरत है, आपके लिए सो सब कुछ का जरूरत है। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको है सो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए, इंडस्ट्रियल बेसिकली जो हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंड करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स पे, उसको आप कर्टेल करिए। जो रीन्यूएबल एनर्जीज हैं उस पर आप फोकस करिए, जैसे कि सोलर पे करिए, है ना, आपका जो विंड है उस पर करिए, ठीक है, न्यूक्लियर्स पे करिए। तो उसके वजह से क्या हो कि आपको एनवायरनमेंट में जो टोटल हीट रिलीज हो रहा है वो है सो रिड्यूस होगा, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करेगा वो। ठीक है। दूसरा, जो आप बिल्डिंग्स जो बनाते हैं, जो न्यू डिजाइन जो बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें हीट रेजिलियंस जो है एंगल उसको भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखो तो रूफ टॉप फार्मिंग कई जगह पे है सो फेमस हो रहा है, छत के ऊपर या फिर जो साइड वॉल्स होता है ना
उस पर वेजिटेशन ये सब ग्रो कर दिया जाता है, ताकि डायरेक्ट जो सन रेज जो दीवार पे आ रहा था अब वो ना नहीं आएगा, कंक्रीट उतना ज्यादा हीट नहीं होगा, है ना, ये सब करके। प्लस आप देखिए तो जो रोड साइड से या फिर जो भी खाली जो भी जमीन है उस पर जितना ज्यादा हो सके एफॉरेस्टेशन है ड्राइव करना चाहिए, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक ए सस्टेनेबल अर्बन एरिया। नहीं तो अगर हम लोग इस सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे और इसी तरीके से ओवर बिल्डिंग, ओवर कंस्ट्रक्शन और ये सब होता रहेगा तो और भी हमारे लिए है सो चैलेंजेस, मुश्किलें हैं सो बढ़ती चली जाएंगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो दिस इज ऑल अबाउट द मानसून और ये सब चीजें हैं उससे जो रिलेटेड जो चीजें हैं उसको हमने डिस्कस किया, है ना। और अगर मानसून लेट होता है तो हीट वेव्स और एक्सटेंड हो जाता है ना। हमने पढ़ा भी था कि मानसून का एक प्रभाव कि कैसे मानसून आता है तो हीट वेव्स जो है ऑल ऑफ ए सडन टेम्परेचर है सो डिक्रीज हो जाता है, तो हीट वेव्स में गिरावट ये सब हो जाता है। कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, अर्बन हीट लाइन में देखो वाटर स्कार्सिटी जो है इंडिया में आप देखो तो उसके पीछे जो भी रीजंस हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं सो उसके लिए होते हैं। अगर कर्नाटक की बात करो तो कर्नाटक में पहले क्या था कि लेक्स बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, अभी भी लेक्स हैं, बट कर्नाटक में खास करके बेंगलोर ये सब में लेक्स जो होता था उसमें अब है सो कंस्ट्रक्शन हो गया है। लेक्स बेसिकली क्या होता है कि वाटर को है सो रिचार्ज करने का काम करता है ना। जब भी थोड़ा बहुत बारिश हुआ लेक्स में है सो जल जमा हो जाएगा और वो पानी धीरे धीरे रिस करके अंडरग्राउंड है सो जाता रहेगा, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है सो रिचार्ज होते रहता है। लेकिन ड्यू टू द अर्बनाइजेशन उसके वजह से इनक्रोचमेंट ऑन द लेक्स हो गया, जिसके वजह से जो वाटर जो रिजर्वायर्स जो नेचुरल रिजर्वायर्स जो होते हैं, है ना, वो उसमें अब आपने क्या किया, या तो उसके ऊपर बिल्डिंग आपने बना दिया या फिर उसके ऊपर है सो लैंडफिल आपने क्रिएट कर दिया, कूड़ा कचरा इसके ऊपर आपने जमा कर दिया। तो जो वाटर जो जहाँ पे जमा होकर के और आपके ग्राउंड वाटर्स को रिप्लेनिश कर सकता था, जो वाटर्स को रिचार्ज कर सकता था, उसको तो आपने ब्लॉक कर दिया, है ना। तो ओवर द ईयर्स ये सब होते होते क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है सो काफी ड्रॉप हो गया। ठीक, दूसरा अगर आप बेंगलोर की बात करो तो ये या फिर इवन जो मोस्ट ऑफ द कर्नाटक है ये किधर आता है, रेन शैडो एरिया में आता है ना। अगर मैंगलोर देखोगे तो मैंगलोर है सो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में है, वहाँ पे बारिश वारिश खूब होगा। लेकिन जो इंटीरियर ऑफ द कर्नाटक है खास करके बेंगलोर सिटी ये सभी रेन शैडो एरिया के अंदर में आता है, तो वैसे भी बारिश कम होता है तो वहाँ पे स्कार्सिटी है सो रहेगा। प्लस कर्नाटका में देखो तो जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं या फिर जो भी अर्बन एरियाज है वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है सो ज़्यादा होगा, तो पर कैपिटा वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होगा, लेकिन उतना अवेलेबल है नहीं। तो इन सब वजह से जो है कर्नाटका में वाटर स्ट्रेस जो है अब पहले से बढ़ रहा था, बट अभी इस ईयर है सो और बढ़ गया हीट वेव्स की भी वजह से, है ना। क्योंकि इस बार जो है सो इंटेंस हीट वेव्स जो है सो थ्रू आउट द आप देखिए इंडिया में हर जगह पे था, इवन नॉर्दर्न इंडिया में, साउदर्न इंडिया में, सब जगह। तो हीट वेव्स की वजह से है सो पानी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है ना। तो इस वजह से और है सो वाटर स्ट्रेस। हाँ, इस वजह से मतलब हर जगह है, दिल्ली में भी है, महाराष्ट्र में भी है, सब जगह है सो पानी का स्कार्सिटी रहता है। लातूर वाले रीजन में देखोगे तो हर बार हर साल जो है सो ट्रेन से पानी भेजा जाता है ना। मालगाड़ी का जो डब्बा रहता है वो जिसमें पेट्रोल ये सब जो कैरी करते हैं वैसे टैंकर में पानी भर के भेजा जाता है। तो ये सभी रीजंस हैं, है ना। तो कोई एक पर्टिकुलर एक रीजन पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये सभी रीजन है कि आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं होने दे रहे हैं, आपके जो लेक्स हैं रिजर्वायर्स हैं उसको आप सही से साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, उसमें है सो इंक्रोचमेंट हो गया है, और प्लस रेन शैडो एरिया हो जाएगा। प्लस अगर हीट वेव्स है ज़्यादा है, इंटेंस हीट वेव्स है तो वाटर का है सो डिमांड बढ़ जाता है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से है सो वाटर स्कार्सिटी और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, टैग समेट लिए पहले ही है, अभी निकालो और लिखवाएंगे। अच्छा, कॉफी वहीं पे है, हमको लगा कि दुकान समेटने में बैठ गया। ठीक है, गाँव जाने के लिए। अच्छा, किसको इसी की नींद नहीं आता है? इसी की नींद नहीं आता है? कोई बात नहीं, आने वाले समय में ना बिजली रहेगा ना एसी रहेगा ना, वो हाथ वाला जो पंखा रहता है ना इसको लेकर। तो इतना भी सुविधा भोगी नहीं होना चाहिए कि एसी के बिना नींद ही नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किल समय है भाई, आने वाला समय। हिमालय में वो भी ग्लेशियर्स पिघल जाएगा। हाँ हाँ, सब जगह है, सब जगह।
ठीक है, इस क्लास को फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, उसको डिस्कस करेंगे। क्या मैप, मैप का एक क्लास करवा दे। मैप पे क्या बता दें, बताओ। अरे तो कोई ऐसा कोई एक दो फैक्ट नहीं है ना, हजारों फैक्ट्स हैं मैप पे, हम क्या बता दें। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रहा। हेलो, हैंड रेज किया था बट आवाज ही नहीं आ रहा। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे बेसिकली आप देखो तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का जो पार्ट हो जाएगा, प्लस उसके बाद है सो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल कुछ मतलब रहते हैं, बट मोस्टली फैक्ट्स ही है उसमें। नहीं, वो आवाज़ नहीं, वो कॉल हैंड रेज वाला था ना, उसमें नहीं आ रहा था। मैप जो है सो खुद एटलस लेके बैठो,